नमस्कार दोस्तों, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो इस सीरीज के तीसरे टॉपिक से संबंधित है। इससे पहले हमने इन दो टॉपिकों पर डिस्कस कर लिया। यदि आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपवर्तक तथा अपवर्त्य का तुलनात्मक अध्ययन, यानी इन दोनों का एक साथ अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपवर्तक तथा अपवर्त्य का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में दिया हुआ है कि किसी प्राकृतिक संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उसकी अपवर्तक कहलाती हैं तथा वह संख्या प्रत्येक अपवर्तक का एक अपवर्त्य होता है। परिभाषा में कह रहा है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या को, यानी वो संख्या कैसी होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, जिसको पूर्णतः विभाजित कर दे जो संख्या, वो संख्या क्या कहलाती है, इस प्राकृतिक संख्या की अपवर्तक कहलाती है। और वह संख्या प्रत्येक अपवर्तक, यानी जिस संख्या का हमने अपवर्तक निकाला है वह संख्या प्रत्येक अपवर्तक का एक अपवर्त्य होती है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक संख्या 4 ले लेता हूँ। इसके अपवर्तकों को हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। अपवर्तकों को मैंने बताया था कि इसको भाजक अथवा गुणनखंड भी कहते हैं, गुणनखंड भी कहते हैं। तो अब 4 के, यानी भाजक का मतलब कि इस 4 में किस किस संख्या से भाग चला जाएगा, भाजक का मतलब यही हुआ। तो 4 में सबसे छोटा भाजक क्या होगा, 1 होगा, यानी किसी भी संख्या का पहला अपवर्तक 1 होता है। उसके बाद से 2 से ये 4 पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, यानी पूरी भाग जानी चाहिए। तो 1, 2 और 4। तो ये 1, 2 और 4 ये 3 संख्याएं ऐसी है जो संख्या 4 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। इसलिए ये 1, 2 और 4 क्या है, संख्या 4 के अपवर्तक हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो अपवर्तक हैं, इन अपवर्तकों का ये 4 एक अपवर्त्य है। अपवर्त्य का मतलब मैंने बताया था कि क्या है, गुणज है। अपवर्तक का मतलब गुणज, अपवर्तक का मतलब भाजक या फिर गुणनखंड, और अपवर्त्य का मतलब गुणज होता है। यानी ये किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करके मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, गुणज। तो हम देखते हैं कि 1 के गुणज में 4 आता है कि नहीं। 1 का यदि हम गुणज निकालें, यानी 1 के अपवर्त्य निकालना शुरू करें तो 1 का क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये चलता जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या कितना होती है, अनंत होती है, यानी सीमित नहीं होती है। अब 2 के यदि अपवर्त्य हम निकालें, अपवर्त्य का मतलब गुणज यानी पहाड़ा, यानी 2 का हम टेबल जब पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और ये भी चलता जाएगा। इसी तरीके से यदि हम 4 का निकालें तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। तो हम देख रहे हैं कि ये 1, 2 और 4 इस संख्या 4 के अपवर्तक हैं। और इनका यदि हम यहाँ पर गुणज निकाल रहे हैं, यानी अपवर्त्य निकाल रहे हैं, तो इन अपवर्त्यों में एक संख्या, यानी एक ऐसा गुणज हमें मिल रहा है जो क्या है, यही संख्या है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि एक अपवर्त्य होती है, यानी ये जो संख्या है 4, इसके अपवर्तकों के गुणज में, यानी अपवर्त्यों में एक बार ये संख्या जरूर आती है। यानी हम यहाँ पर भाजक निकाल रहे हैं, पूर्णतः विभाजित तभी होगा जब उसमें पूर्णतः गुणा किया गया हो। यदि 4 गुणे 2 बराबर हमें 8 मिला है, इसका मतलब कि हम 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 बार में पूर्णतः विभाजित होगा, यानी जितनी बार में गुणा हुआ होगा उतनी बार में ही उस संख्या में भाग जाएगा। तो यहाँ पर यदि भाग देने की बात है, अपवर्तक का मतलब क्या, भाग दिया जा रहा है इस संख्या में। तो 2 से यदि 2 बार में भाग जाएगा, इसका मतलब कि 2 के पहाड़ा में दूसरे स्थान पर 4 आएगा, यानी इसका अपवर्त्य होगा। तो यही इस परिभाषा में कह रहा कि किसी प्राकृतिक संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उसकी अपवर्तक कहलाती है। पूर्णतः विभाजित कर रही है 4 को, तथा वह संख्या, यानी ये संख्या प्रत्येक अपवर्तक का, यानी प्रत्येक का, एक का नहीं, तीनों का अब एक अपवर्त्य होती है, यानी 1 सब में आया हुआ है, 4 में भी एक बार में आया हुआ है। तो यदि हम किसी और को एग्जाम्पल लें
तो हम देखेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग 6 ले लेते हैं, तो एक पहला अपवर्तक, 2 तिया 6, 3 दूना 6 और एक 6। तो इन चारों संख्याओं के जब हम अपवर्त्य निकालेंगे तो उनमें भी 6वें स्थान पर, एक के अपवर्त्य में 6वें स्थान पर 6 आएगा, तीसरे स्थान पर 2 के पहाड़ा में 6 आएगा, दूसरे स्थान पर 3 के पहाड़ा में 6 आएगा और पहले स्थान पर 6 के पहाड़ा में 6 आएगा। तो ये जब पहाड़ा पढ़ेंगे यानी गुणज निकालेंगे तो वो क्या कहलाता है, अपवर्त्य। और जब हम इनके गुणनखंड निकालेंगे तो वो क्या होते हैं, अपवर्तक होते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में हमारा पहला पॉइंट है, लिखा हुआ है कि कोई संख्या अपने अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। अभी हमने डेफिनेशन में जो चीज़ देखा उसी को ये कह रहा है कि यदि हम 4 के अपवर्तक निकालें, 1, 2 और 4, तो ये जो तीनों अपवर्तक हमें मिले हुए हैं इन अपवर्तकों के ये क्या है, अपवर्त्य है। यानी 1 के गुणज में हमें 4 एक बार मिलेगा, 2 के गुणज में 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 मिला ही, 4 के गुणज में 4 एकम 4। तो यही कह रहा है कि कोई संख्या अपने अपवर्तक का, यानी ये जो 4 है, ये 4 अपने अपवर्तक का क्या है, अपवर्त्य है, यानी एक अपवर्त्य जरूर होगा। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक एवं अपवर्त्य होती है। यानी कोई भी संख्या हो, जैसे 4 का हमने यहाँ पर अपवर्तक निकाला, 1, 2 और 4, तो हम देख रहे हैं कि 4 के अपवर्तकों में ये 4 भी आ रहा है। इसी तरीके से यदि हम 8 के अपवर्तक निकालें, 1, 2, यानी 1 से विभाजित हो जाएगा पूर्णतः 8, 2 से भी, 2 चौका 8, उसके बाद से 4 से विभाजित होगा और 8 से विभाजित होगा। तो ये देख रहे हैं कि 8 के अपवर्तक निकालते समय इस संख्या 8 का एक अपवर्तक 8 भी है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्तक तो है ही है, अपवर्तक और अपवर्त्य में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 8 का हम अपवर्त्य यानी गुणज निकालना शुरू करें तो सबसे पहला अपवर्त्य वो संख्या स्वयं होती है। अपवर्तक निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या वही अपवर्तक होगा, और यदि अपवर्त्य निकालेंगे, गुणज निकालेंगे तो सबसे पहली संख्या वही होगी, यानी 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो हम देख रहे हैं कि 8 के पहाड़ा में यानी इनके अपवर्त्यों में भी ये संख्या आ रही है। यानी जब अपवर्तक और अपवर्त्य निकालेंगे तो अपवर्तक में सबसे बड़ी संख्या वो संख्या स्वयं होगी जिसका हम अपवर्तक निकाल रहे हैं, और अपवर्त्य जब निकालेंगे गुणज तो सबसे पहली संख्या वही संख्या होगी जिस संख्या का हम अपवर्त्य या गुणज निकाल रहे हैं। तो यही इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्या यानी जिस संख्या का हम अपवर्तक या अपवर्त्य निकालेंगे वो संख्या स्वयं उसमें होगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे नंबर के पॉइंट में कह रहा है कि किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है जबकि अपवर्त्यों की संख्या असीमित होती है। अपवर्तकों की संख्या सीमित इसलिए होती है क्योंकि ये हमें क्या निकालना होता है, भाजक, यानी किसी संख्या में किन किन संख्याओं से भाग चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 4 में हमें भाग देना है तो किन किन संख्याओं से चला जाएगा, या तो 1 से जाएगा या फिर 2 से या फिर 4 से। यही 3 संख्याओं से ही हम इस 4 को पूर्णतः काट सकते हैं, यानी भाग देंगे तो पूरी पूरी चली जाएगी। इन तीनों के अलावा चौथा कोई भी ऐसा अंक नहीं होगा जिससे इस 4 को हम पूरा पूरा विभाजित कर सकें। इसीलिए अपवर्तकों की संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या के सीमित होती है, जबकि अपवर्त्यों का मतलब है गुणज, और गुणज हमेशा अनिश्चित होगा। क्योंकि संख्याओं के अपवर्त्यों के वीडियो में मैंने बताया था कि गुणज किसी दी हुई संख्या में प्राकृतिक संख्याओं के गुणा करने से क्या मिलते हैं, अपवर्त्य मिलते हैं। जैसे इसी 4 का हम उदाहरण लें तो 4 का हमें गुणज निकालना होगा तो इस 4 और प्राकृतिक संख्याओं के साथ गुणा करने पर हमें गुणज मिलते जाएंगे, यानी इसका पहाड़ा मिलता जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, और ये चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 गुणे 1 किए हैं, यहाँ पर 4 गुणे 2, इसी तरीके से यहाँ 4 गुणे 5, यानी हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत तक होती है, यानी पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है और अंतिम प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। जब प्राकृतिक संख्या अनंत तक हैं तो किसी भी संख्या के अपवर्त्य भी क्या होंगे, असीमित होंगे, यानी जिसकी गणना नहीं की जा सकती। हम पहाड़ा बढ़ते जाएंगे और यानी 4 से हम प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करते जाएंगे और इसकी उत्तरोत्तर अपवर्त्य मिलते जाएंगे।
तो यही कह रहा है कि सिद्धि हुई संख्या में, यानी कोई भी संख्या यदि हमें दी गई होगी, जैसे हमें 2 दिया गया होगा, तो इसके अपवर्तकों की संख्या सीमित होगी, यानी 2 में हम भाग देंगे पूर्णतः, तो या तो एक से पूर्णतः कट जाएगी या फिर 2 से कट जाएगा। 1 से कितनी बार में? 2 बार में, और 2 से कितनी बार में? 1 बार में। तो इनके अपवर्तक सीमित होंगे, लेकिन अपवर्तियों की संख्या असीमित होगी, क्योंकि 2 का पहाड़ा हम जब पढ़ना शुरू करें तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। तो हम देख रहे हैं कि इस 2 के अपवर्तक वैसे ही बढ़ते जाएंगे, ये अनंत तक चले जाएंगे। तो तीसरे पॉइंट में यही कह रहा है। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट में कह रहा है कि किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, जबकि प्रत्येक अपवर्त्य उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। अपवर्तक जैसे 4 का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो 4 का अपवर्तक हम निकालेंगे तो 1, 2 और 4, ये 3 संख्याएं क्या हैं? इस 4 के अपवर्तक हैं। और अपवर्तक क्या कह रहा है कि अपवर्तक उस संख्या से, यानी जिस संख्या का हम अपवर्तक निकाल रहे हैं उस संख्या से छोटा, यानी 1 और 2 क्या है? इस 4 से छोटा है, या उसके बराबर, यानी जिस संख्या का हम अपवर्तक निकालेंगे उसके बराबर ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी संख्या के अपवर्तक में सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। जैसे हम 10 का अपवर्तक निकालें तो 1 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 5 दूना 10, उसके बाद से 10 एकम 10, तो 1, 2, 5, 10 ये क्या है? इसके अपवर्तक हैं। तो हम कह सकते हैं कि 10 से छोटा या फिर 10 के बराबर इसके अपवर्तक हमें मिले हुए हैं, या फिर पहला अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। लेकिन अपवर्त्य जब हम निकालेंगे, जैसे 4 का ही अपवर्त्य हम निकाले तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक अपवर्त्य उस संख्या से बड़ा, हम देख रहे हैं कि 4 को छोड़कर बाकी यहाँ से 8 से लेके और आगे तक का जो भी संख्याएं मिल रही है वो क्या हो मिल रही हैं? उस संख्या से, यानी इस 4 से बड़ा मिली हैं या फिर उसके बराबर, यानी पहली संख्या हमें क्या मिली? वही संख्या मिली जिसका हम अपवर्त्य निकाल रहे हैं। यदि 10 का अपवर्त्य निकालें तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50, और ये भी चलता जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। ये गुणज क्या होते हैं? अपवर्त्य क्या होते हैं? अनंत तक जाते हैं। तो 10 में भी क्या है? 10 को यदि हम छोड़ दें, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के अपवर्त्यों में सबसे पहला अपवर्त्य वो संख्या स्वयं होती है और सबसे बड़ा अपवर्त्य अनिश्चित होता है। तो यहाँ से या तो इस संख्या से बड़ा है या फिर इस संख्या के बराबर है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 5वें नंबर के पॉइंट में कह रहा है कि एक किसी भी संख्या का पहला अपवर्तक होता है, जबकि पहला अपवर्त्य वह संख्या स्वयं होती है। अभी हमने चौथे नंबर के बिंदु में देखा कि जैसे 4 का हमने अपवर्तक निकाला तो 1, 2 और 4, तो पहला संख्या क्या है? इसके इस 4 के अपवर्तक में 1 है। किसी भी संख्या का यदि हम अपवर्तक निकालना शुरू करेंगे तो सबसे पहला अपवर्तक 1 ही आएगा, जबकि पहला अपवर्त्य वह संख्या स्वयं होती है। जैसे हम 4 का गुणज निकालें तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो हम देख रहे हैं कि पहली संख्या क्या मिल रही है? वो संख्या स्वयं मिल रही है, वह संख्या स्वयं होती है। तो यदि हम यहाँ पर 3 का भी निकालें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो ये भी इस तरीके से क्रमशः मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे इसका गुणज जो पहला होगा वो संख्या स्वयं होगी। और यदि हम 3 के अपवर्तक निकालें तो 1 होगा और 3 होगा। 3 क्या है? 1 है, अभाज्य संख्या है, यानी वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिस संख्या के अपवर्तक 2 ही होते हैं। 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 1 और 2 इसके अपवर्तक मिलते हैं, यानी कुल मिला के अपवर्तक कितने हैं? 2 हैं, 2 हैं। 5 भी संख्या है तो 1 और 5, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 होती है, या फिर जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है वो संख्या भी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ से विभाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो अपवर्तक में हम देख रहे हैं कि पहली संख्या क्या मिल रही है हमें?
1 मिल रही है। जबकि इन संख्याओं का यदि हम अपवर्त्य निकालना शुरू करें तो पहली संख्या वो संख्या स्वयं होगी जिस संख्या का हमें अपवर्त्य निकालना होगा। 6वें नंबर के पॉइंट में कह रहा है कि किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। यानी हम जब अपवर्तक निकाल रहे हैं, अपवर्तक का मतलब ही क्या है? भाजक। मैंने बताया है कि अपवर्तक क्या है? भाजक, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए जिस संख्या से, वही संख्या क्या होगी? किसी दी हुई संख्या की अपवर्तक कहलाएगी। जबकि अपवर्त्य उस संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। यदि अपवर्तक की बात करें तो हम 4 का देख रहे हैं कि 1, 2 और 4 यही 3 क्या हैं? अपवर्तक हैं। क्यों? क्योंकि 1, 2 और 4 ही ऐसी संख्या है जिससे इस 4 में पूर्णतः भाग चला जाएगा। यानी क्या कर दे? एक पूर्ण विभाजक होता है, यानी पूर्णतः भाग जाए। ऐसा नहीं कि हम 8 भी कर दें, यानी 4 में 8 से भाग करें तो कितनी बार में जाएगा? जाएगा ही नहीं, उल्टा होगा, यानी 1/2 हो जाएगा इसका। तो हमें शेष नहीं बचाना है और न ही भिन्न में भाग जाना है, पूर्णतः विभाजित करना चाहिए। यानी 5 में यदि हमें भाग करना है या तो हम 1 से करेंगे या फिर 5 से करेंगे, यानी पूर्णतः कटना चाहिए। 1 से भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा और 5 से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा। तो इसी तरीके से अपवर्तक क्या होते हैं? पूर्णतः विभाजित करने वाली ही संख्या होती है। यानी 8 हमारा इसमें क्या होगा? इसके अपवर्तक नहीं होंगे। किसके? इस संख्या 4 के। लेकिन यदि हम अपवर्त्य निकालें, जैसे 4 का हमें अपवर्त्य निकालना है तो 4 4 हम यहाँ लिख दें। यदि 4 4 4 लिख दें तो यहाँ पर गुणा करेंगे 1 2 गुणे 3 गुणे 4। तो हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने से यहाँ पर क्या मिलेगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। इसी तरीके से ये मिलती जाएगी। यानी दी गई संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर हमें क्या मिलते हैं? इस संख्या के अपवर्त्य मिलते हैं। इसलिए इसको हम लोग गुणज भी कहते हैं। गुणज क्या है? 2 अंकों का गुणा है। 2 अंकों में कौन कौन सा अंक? एक अंक तो वो संख्या स्वयं जिसका हमें अपवर्त्य निकालना है, और दूसरी संख्या क्या होती है? यानी अंक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसीलिए किसी संख्या के अपवर्त्य अनिश्चित होते हैं, जबकि किसी दी गई संख्या के अपवर्तक निश्चित होते हैं, यानी सीमित होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने अपवर्तक तथा अपवर्त्य का तुलनात्मक अध्ययन किया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस सीरीज के आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।